हेलो एवरीवन। हम लोग जो है बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। ये सब्जेक्ट का हम लोग जो है पीवाईक्यू सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो पीवाईक्यू सॉल्यूशन में 2023 का क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको जो हम इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं किस चीज़ का, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये पार्ट थर्ड है। अगर आपने पार्ट वन टू नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए आइए हम लोग जो है क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है डिफाइन द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो क्या है, उसको परिभाषित कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट टू द फिनिशिंग स्टेज कंक्रीट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वालिटी कंट्रोल होता है क्या? क्वालिटी कंट्रोल को शॉर्ट में क्यूसी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक क्यूसी लैब होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड टेस्ट्स कंडक्टेड टू इंश्योर दैट कंक्रीट मीट्स स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट। ठीक, तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि आपको वो सब जो है प्रोसीजर और टेस्ट पास करना पड़ेगा। जब भी आप कंक्रीट का इस्तेमाल कीजिएगा तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर टेस्ट और उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ताकि हमको क्या पता चल सके, हमारा जो भी स्ट्रेंथ है वो पूरा हो सके, ड्यूरेबिलिटी पूरा हो सके, वर्केबिलिटी जो है वो पूरा हो सके। बात समझ में आ गई? ठीक है, हम लोग जो है सारा टेस्टिंग वगैरह करके उस कंक्रीट को इस्तेमाल करेंगे। इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। क्या कर रहा है? कंक्रीट तैयार करने के हर एक स्टेज पे आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जहां से आपका रॉ मटेरियल सेलेक्ट होता है वहां से लेके फाइनल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तक आपको हर एक जगह पे बढ़िया से क्या करना पड़ेगा? मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो है क्या हो सके? क्वालिटी कंट्रोल हो सके। क्वालिटी कंट्रोल मतलब हमारा जो भी कंक्रीट का टॉप क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी जो है मटेरियल सिलेक्शन से लेकर के फाइनल जहां तक कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं वहां तक टॉप क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए। आइए इसमें हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहला हमारा क्या? प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? हाई क्वालिटी सीमेंट विद रिक्वायर्ड ग्रेड। जो भी हमारा सीमेंट का ग्रेड चाहिए उसमें हाई क्वालिटी सीमेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया कंपनी का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी हमारा ग्रेड चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको तो मालूम है सीमेंट का 3 ग्रेड होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीमेंट का कौन कौन सा 3 ग्रेड होता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इंश्योर एग्रीगेट्स आर क्लीन, वेल ग्रेडेड एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। ठीक है, एग्रीगेट हमारा जो है क्लीन है और फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज है। बात समझ में आ रही है? हम लोग जो गिट्टी इस्तेमाल करेंगे वो साफ सुथरा होना चाहिए, वेल ग्रेडेड होना चाहिए, और उसमें किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए। अगला हमारा क्या है? यूज पोर्टेबल वाटर। आपको जो है पोर्टेबल वाटर इस्तेमाल करना है। कंट्रोल्ड वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो कंट्रोल में होना चाहिए, और बढ़िया साफ पानी इस्तेमाल करना है। साथ साथ आपको क्या करना है? टेस्ट एडमिक्सचर फॉर कंपेटेबिलिटी विद द मिक्स। मिक्स के साथ हमारा जो एडमिक्सचर इस्तेमाल हुआ वो कंपेटेबल है कि नहीं वो भी आपको टेस्ट करना है। ठीक है, मिक्स डिजाइन एंड प्रोपोर्शनिंग। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? मिक्स डिजाइन एंड प्रोपोर्शनिंग में मिक्स डिजाइन एंड प्रोपोर्शनिंग में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहला हमारा क्या? आपको आईएस कोड फॉलो करना है या फिर एसीआई स्टैंडर्ड। हम लोग इंडिया के अंदर जनरली क्या फॉलो करते हैं? आईएस कोड फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रॉपर मिक्स डिजाइन के लिए, मिक्स डिजाइन के लिए जो भी आईएस कोड दिया गया आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक, दूसरा क्या है? कंडक्ट ट्रायल मिक्सेस टू ऑप्टिमाइज स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है? ट्रायल मिक्सेस इस्तेमाल करना है। साथ साथ आपको बैचिंग एंड मिक्सिंग में क्या करना है? बैचिंग में हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर प्रोपोर्शन, मतलब कि किस चीज का कितना मात्रा होगा, हमारा सीमेंट कितना होगा, फाइन एग्रीगेट कितना होगा, कोर्स एग्रीगेट कितना होगा, तो ये सब का जो है प्रॉपर मात्रा लेना है। ठीक है, अगर हम 1 किलो सीमेंट लेंगे तो उसमें कितना किलो बालू देंगे, कितना किलो गिट्टी डालेंगे, वो सारा हम लोग तय करते हैं बैचिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या? मिक्स कंक्रीट यूनिफॉर्मली यूजिंग ड्रम मिक्सर्स और रेडी मिक्स प्लांट्स। कंक्रीट को जो है आपको सही से मिलाना भी है। ठीक है, इसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? या तो ड्रम मिक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम देखेगा ढलिया में वो ड्रम मिक्सर आता है, या फिर रेडी मिक्स प्लांट भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ हम लोग।
हमारा अगला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसमेंट। कंक्रीट का जो ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसमेंट होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड डिलेज इन ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि मान के चलो हमारा कंक्रीट यानी मसाला बन के तैयार हो गया, तो उसको हम लोग जो है बहुत देर तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, बहुत देर तक छोड़ेंगे तो उसे क्या होगा, सेटिंग होने लगता है, जमने लगता है। इसलिए जैसे बनेगा उसको उठा करके क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। यूज प्रॉपर प्लेसिंग, आपको जो है रखते समय मसाला को प्रॉपर प्लेसिंग टेक्निक भी इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जो है सेग्रीगेशन नहीं हो और हनी कॉम्बिंग नहीं हो। समझ में आ रही है। कंपैक्शन एंड फिनिशिंग, कंपैक्शन एंड फिनिशिंग में क्या करना पड़ेगा, उसको कंपैक्ट भी करना पड़ेगा। जैसे कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, वाइब्रेटर्स इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि हम लोग क्या रिमूव कर सके, एयर वार्ड्स को रिमूव कर सके और डेंस कॉन्क्रीट हमको मिल सके। फिनिश द सरफेस यूजिंग ट्रोवल्स, ट्रोवल्स का इस्तेमाल कीजिए स्मूथनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए। चलिए, क्यूरिंग एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, क्यूरिंग और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, मॉइस्चर आपको मेंटेन करना है 7 से 28 दिन तक। आप देखे होंगे हम लोग पानी पटाते हैं, 7 से 28 दिन तक हमको क्या मेंटेन करना है, मॉइस्चर मेंटेन करना है, ताकि हमारा कॉन्क्रीट का हाइड्रेशन हो सके। ठीक है, इसके लिए हम लोग वाटर क्यूरिंग कर सकते हैं, मेम्ब्रेन क्यूरिंग कर सकते हैं, या फिर क्यूरिंग कंपोनेंट जैसे स्टीम क्यूरिंग वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं। अगला हमारा क्या, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म स्लम टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्लम टेस्ट चेक कर लेना, स्लम टेस्ट लेना चाहिए। दूसरा हमको जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी कर लेना चाहिए 7 से 28 दिन के लिए। ठीक है, साथ साथ हमको क्या करना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी वगैरह चेक कर लेना चाहिए, परमेबिलिटी चेक करना चाहिए, क्लोराइड पेनिट्रेशन वगैरह चेक करना चाहिए। फाइनल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का अगर बात किया जाए, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि उसमें क्रैक वगैरह नहीं है, कोई छेद नहीं है, डिफेक्ट नहीं है। अप्रूवल से पहले ये सारा चीज़ हमको चेक कर लेना है। प्रॉपर लोड टेस्टिंग का इस्तेमाल करना है कंस्ट्रक्शन से पहले। ठीक है, तो ये सारा चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, तो आपका आई होप कि कंक्रीट बेस्ट रहेगा। अगला हमारा क्या, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसको हम लोग एनडीटी टेस्ट कहते हैं। एनडीटी टेस्ट का सिग्निफिकेंस बताना, क्या महत्व है। उसके साथ साथ आपको क्या बताना है, यूपीवी अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट को भी बताना है। ठीक है, तो हम लोग एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग देखते हैं। तो एनडीटी टेस्ट जो है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जिसको आप कहते हैं, ये हमारा जरूरत इसलिए है ताकि हम लोग जो है पता कर सके कंक्रीट, सॉरी, इन सीटू स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट पता कर सके बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए। ये क्या कर रहा है, ये एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें हम लोग बिना स्ट्रक्चर को, एनडीटी टेस्ट जो होता है एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए, ठीक है, बिना स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए हुए, उस पर हम लोग हर तरह का टेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमको स्ट्रेंथ वगैरह निकालना है उसका, और भी चीज जो भी उसमें पता करना है, बिना स्ट्रक्चर को तोड़े मरोड़े डैमेज किए हुए हम लोग सारा टेस्ट कर लेते हैं। इसी को हम लोग एनडीटी टेस्ट कहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये हमारा क्या है, इन सीटू टेस्ट है, मतलब जहाँ पे साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट, उसी जगह पे ये हम लोग टेस्ट करते हैं। जो हमारा मटेरियल है, जो साइट है, उसी पे हम लोग टेस्ट करेंगे, लैब में टेस्टिंग नहीं करते। चलिए, तो इससे हमारा क्या होता है, एनडीटी आप समझ गए ना, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए या बिना स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए हुए हम लोग उस पर कुछ खास तरह का टेस्ट करते हैं, ताकि हम लोग को क्या पता चल सके, उसका स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी वगैरह वगैरह पता चल सके। ठीक है, ये हमारा एनडीटी टेस्ट हो गया। इससे हमको क्या मदद मिलता है, इट हेल्प्स। ये हमको क्या करता है, डिटेक्टिंग इंटरनल डिफेक्ट। अगर स्ट्रक्चर के अंदर या कंक्रीट के अंदर किसी भी तरह का इंटरनल डिफेक्ट है, क्रैक है या हनी कॉम्बिंग है, तो वो सबसे हमको फायदा मिलेगा। अगला क्या, एसेसिंग द यूनिफॉर्मिटी एंड डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का यूनिफॉर्मिटी और डेंसिटी को एसेस करने में मदद मिलता है। इवेल्युएटिंग द कंक्रीट्स ड्यूरेबिलिटी ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी इवेल्युएट करते हैं। इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करता है ये। ठीक है, मतलब आपको बताता है कि इसमें क्वालिटी हमारा अच्छा है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी, यूपीवी टेस्ट। ये हमारा टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दिस टेस्ट मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स पासेस थ्रू कंक्रीट टू असेस इट्स क्वालिटी। कंक्रीट का क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट से जो है अल्ट्रासोनिक पल्स पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स जो है कंक्रीट से पास कराते हैं, ताकि हम लोग क्या चेक कर सके, इसका क्वालिटी चेक कर सके। बात समझ में आ रही है। यूपीवी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अल्ट्रासोनिक पल्स को पास कराते हैं कंक्रीट से। ठीक है, ताकि हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, इसका क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे कि मान के चलो ये हमारा कंक्रीट है,
ठीक है। तो इससे हम लोग क्या पास करेंगे, अल्ट्रासोनिक पल्स, यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हम लोग इससे पास कराते हैं। ठीक है। और हम लोग पता करते हैं कि इतना सा वेव जो है इससे ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। कंक्रीट से हमारा जो है वेव का वेलोसिटी आपको मालूम है, लेंथ मालूम है, टाइम मालूम है, तो वो सब हम लोग पता करते हैं कि इसको कितना वेलोसिटी लगा। ठीक है, या फिर कितना टाइम लग रहा है, तो उससे हम लोग वेलोसिटी वगैरह निकाल लेते हैं और देखते हैं। चलिए अगला हमारा क्या है, इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, दो चीज लेते हैं। चूंकि हमको वेव का अति पता करना है, अल्ट्रासोनिक पल्स पता करना है, तो उसके लिए हम लोग दो चीज लेंगे, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर। एक साइड से हम लोग वेव छोड़ेंगे, दूसरे साइड से वेव को रिसीव करेंगे। ठीक है। आर प्लेस्ड ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट के एक एंड पे ट्रांसमीटर लगा रहेगा जिससे कि वेव निकलेगा, दूसरा पे रिसीवर लगा रहेगा जो उस चीज को रिसीव करेगा। ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव अभी तुरंत आपको बोल रहे थे, सॉरी लगता है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिए थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड, अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है, एंड द टाइम टेकन टू पास थ्रू द कंक्रीट इज रिकॉर्डेड, और कंक्रीट से कितना समय में पास करता है उस टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या रिकॉर्ड करते हैं, टाइम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा जाता है, ठीक, और कितना टाइम में वो कंक्रीट पास करता है वो चीज रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी जो है कैलकुलेट करते हैं, हमको क्या निकालना होता है, वेलोसिटी निकालना होता है। हमारे पास जो है हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना देर में वेव पहुंचा, लेंथ हमको मालूम है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एल बाई टी, वी इज इक्वल टू एल बाई टी, एल बाई टी। जहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, बी हो जाएगा हमारा पल्स वेलोसिटी जो कि किस में रहेगा, मीटर पर सेकंड में। एल हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसड्यूसर। ठीक है, एक साइड हमारा ट्रांसमीटर दूसरा साइड रिसीवर होता है, और टी हमारा टाइम टेकन होगी। बात समझ में आ गई, तो v इज इक्वल टू एल बाई टी फॉर्मूला से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसका, पल्स वेलोसिटी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंटरप्रिटेशन का बात करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। तो हाई वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी आपका 4.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है तो गुड क्वालिटी कंक्रीट मानते हैं। क्या कह रहे हैं, एक मिनट जरा सा ये सब हटा नहीं दीजिए, कचरा हो जाएगा नहीं तो। अगर आपका वेलोसिटी 4.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, गुड क्वालिटी कंक्रीट मानते हैं। दूसरा हमारा है, अगर हमारा जो है 3 से 4.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से रहेगा तो मीडियम वेलोसिटी हो गया, इसको हम लोग मॉडरेट कॉन्क्रीट कहेंगे या मॉडरेट क्वालिटी कहेंगे। ठीक है। अगर 3 किलोमीटर पर सेकंड से कम हो गया तो इसको हम लोग पुअर क्वालिटी, पोटेंशियल क्रैक और वॉइड्स देखने को मिल सकता है। उसमें हमारा कंक्रीट जो है उसका पुअर क्वालिटी होगा, उसमें जो है हमारा क्या देखने को मिल सकता है, क्रैक वगैरह देखने को मिल सकता है, वॉइड्स वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपको एक और बात बताते हैं, किसी किसी बुक में जो है ये कैटेगरी अलग अलग बांटा गया। अलग अलग कहने का मतलब, अगर आपका 4.5 से ऊपर है, ठीक है, तो उसको एक्सीलेंट बोल दिया है, एक्सीलेंट बोल दिया है। ठीक है। अगर आपका 3.5 से 4.5 के बीच में है, ठीक ना, तो इसको ये जो है गुड कैटेगरी में रखा है। बात समझ में आ गई, या और 3 से 3.5 तक जो है इसको मीडियम कैटेगरी में रखा है। और 3 से जो नीचे हो गया, इसको ये पुअर बोला है। तो अलग अलग बुक में आप देख लीजिएगा, अलग अलग नोटेशन हो सकता है, आप इसको भी याद रख सकते हैं जो हमने बताया है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, आप देख लीजिए, अपना अपना मर्जी है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है। चलिए, लेकिन आप मेरा वाला याद रख सकते हैं, देख लीजिए आपको जिसमें सुविधा हो। ठीक। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं यूपीवी टेस्ट हमारा जो है वाइडली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यूपीवी टेस्ट मेनली जो है हम लोग जब ब्रिज बनाते हैं या डैम बनाते हैं या फिर बिल्डिंग्स में, तो वहाँ पे हम लोग जो है यूपीवी टेस्ट एक बार कर लेते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कहता है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर 10 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट, M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट है और 10 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट है। आपको बताना है इसमें कि हमारा जो है सीमेंट कितना होगा, सैंड कितना होगा, कोर्स एग्रीगेट कितना होगा, वाटर क्या लेंगे, वो सारा चीज बताना। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं इसमें।
क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला तो हमारा जो है, जैसे ही M20 का आता है, ठीक है, जैसे ही हमारा M20 का आता है तो हमारा M20 के लिए मिक्स प्रोपोर्शन क्या, आप एकदम याद रखिएगा, 1, 1.5, 3। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1 है, 1.5 है, और ये हमारा क्या है, 3 है। ये इसका जो है 2 गुना है। ठीक है, जितना ये रहेगा बीच वाला वो उतना 2 गुना होगा। अब सवाल है कि 1, 1.5, 3 में ये क्या बताता है। ठीक ना, तो पहला वाला आपका जो है, पहला वाला ये सीमेंट बताता है। ठीक है, दूसरा वाला जो है ये आपका सैंड बताता है, और तीसरा वाला ये क्या बताता है, गिट्टी बताता है, एग्रीगेट्स। बात समझ में आ रही है। तो ये सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो होता है 1, 1.5, 3, किसके लिए, M20 के लिए। ठीक, क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, M10 रहेगा तो अलग होगा, M20 अलग, M30 अलग, वो आप देख लीजिएगा। तो ये M20 का बता दिया आपको। ठीक है, पहला सीमेंट, दूसरा सैंड, फिर एग्रीगेट। सैंड और एग्रीगेट हम लोग जितना सैंड लेंगे उसका दुगना हम लोग एग्रीगेट लेते हैं। चलिए भाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारा टोटल पार्ट कितना हो गया। हमारा जो है, सीमेंट 1 है, सैंड 1.5 है, और गिट्टी 3 है, यानी कि टोटल पार्ट हम लोग जोड़ेंगे 5.5 हो गया। ठीक। अब देखिए, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में एक रिलेशन है, हम लोग 1.54 माने, यानी कि 54% एडिशनल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इन एग्रीगेट हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसका अलग अलग रेशियो होता है, ये जो 1.54 से गुना किया, कहीं कहीं 1.57 से भी गुना मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है, कहीं कहीं आपको जो है 1.57 से भी गुना मिल सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जनरली 1.54 लेते हैं। ठीक, किसके बीच में, ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है ये। चलिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमारा जो है ड्राई वॉल्यूम अगर निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम। तो 1.5 इंटू वेट वॉल्यूम हमारा कितना दिया क्वेश्चन में, 10 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो इंटू 10 कर दिए, ये हो जाएगा 15.4 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमारा सवाल बन गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग बारी बारी से जो है पहले सीमेंट निकालते हैं। तो सीमेंट हमारा क्या है, कैलकुलेशन करेंगे सीमेंट का। तो सीमेंट का हमारा मात्रा कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सीमेंट का मात्रा क्या है, 1 है। 5.5 टोटल मात्रा होगी, जिसमें से कि एक मात्रा क्या है, सीमेंट का है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/5.5 इंटू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, हमारा जो है टोटल हमारा रेशियो लिख देते हैं। तो रेशियो हमारा टोटल यहाँ पे कितना दिया हो, 1 जोड़ 1.5 जोड़ 3, ये लिखिए, टोटल 5.5 लिख देंगे। ऊपर देख लेंगे, जैसे आपको अगर सीमेंट के लिए निकालना है तो ऊपर हम लोग जो है सीमेंट लिख देंगे, सीमेंट का हमारा कितना है रेशियो, यहाँ पे रेशियो 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इनटू वॉल्यूम कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, तो 1/5.5 इंटू वॉल्यूम 15.4, ये कितना आएगा, 2.8 मीटर क्यूब आएगा। यानी कि 2.8 मीटर क्यूब में हम लोग क्या करते हैं, 1440 से गुना करते हैं। ठीक है, हमारा जितना भी आएगा इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे, 1440 से। ठीक है, 1440 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 40-32 kg हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको एक बात बताते हैं, एक बैग में, ठीक है, यानी कि सीमेंट का एक बोरा में कितना वजन होता है, कितना सीमेंट होता है, 50 kg सीमेंट होता है। तो हमारा जो है 40-32 kg सीमेंट में कितना बोरा लग जाएगा, ये हो जाएगा 40-32 भाग 50। ठीक है, इसको जब आप भाग दीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80.64 बैग्स निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि हमारा जो है टोटल कितना बैग सीमेंट लगेगा, 80.64, 80.5 बोरा आप कह सकते हैं, या फिर 81 बोरा आप कहिए। ठीक, तो ये यहाँ से हमारा क्या हो गया, सीमेंट का बैग निकल गया, कितना हमारा सीमेंट निकलेगा। अब हम लोग जो है क्या पता करेंगे, सैंड यानी कि बालू, फाइन एग्रीगेट पता करेंगे। इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला रहेगा, 1.5/5.5 इंटू वॉल्यूम, यानी कि 4.2 मीटर क्यूब। ठीक है, कैसे पता करते हैं, जैसे हमको सैंड निकालना है तो ऊपर हम लोग सैंड का रेशियो दे देंगे, सैंड का रेशियो क्या दिया, 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1.5 रख दीजिए, और नीचे हमारा टोटल, टोटल में हमारा क्या दिया हुआ, 5.5 दिया हुआ है, ये देखिए टोटल 5.5 है, यहाँ पे 5.5 रख दीजिए। और कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है, 15.4 है। कहाँ से लिखिए 15.4, ये रहा 15.4। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आता है, 4.2 मीटर क्यूब आता है। ठीक है, तो इससे हमको जो है बालू का भी मात्रा पता चल गया, सीमेंट पता चल गया, 80 बोरा लगेगा, बालू भी हमको पता चल गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब हम लोग जो है कोर्स एग्रीगेट यानी कि गिट्टी निकालेंगे। ठीक, गिट्टी हमारा कितना है, 3 मात्रा में, तो ये हो जाएगा 3/5.5 इंटू वॉल्यूम 15.4।
ठीक है, आइए देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। यानी कि ये हो जाएगा 3 बाई क्या 5.5 इंटू 15.4 8.4 मीटर क्यूब हो जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो जनरली हम लोग जो है 0.5 ही लेते हैं, 0.4 से 0.6 के बीच में रहता है, लेकिन हम लोग जनरली 0.5 लेते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वाटर सीमेंट रेशियो कितना ले लिए, 0.5 ले लिए। ठीक, तो उसके अनुसार से हमारा जो है 40-32 केजी अब सीमेंट लगा था, अभी तुरंत आप निकाले थे, इंटू 0.5 कीजिए, यानी कि 2116 लीटर पानी लगेगा इसमें, 2016 लीटर पानी लगेगा। अब हम लोग फाइनल कैलकुलेशन लिखते हैं 10 मीटर क्यूब M20 कंक्रीट के लिए। सीमेंट हमारा 80.64 बोरा, ठीक है। सैंड हमारा 4.2 मीटर क्यूब, कोर्स एग्रीगेट 8.4 मीटर क्यूब, और पानी हमारा जो है 2016 लीटर लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप बना लीजिएगा। अगला सवाल क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर। 6 ऑप्शन दिया, उसमें से किसी 4 पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, तो हम जो है आपको सारा बता देते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा, तो फिर अपना आंसर आप एग्जाम में सेलेक्ट करके लिखिएगा। सबसे पहला हमारा क्या है, ग्रॉटिंग। समझते हैं कि ग्रॉटिंग होता क्या है। ग्रॉटिंग करने का मतलब क्या है, ग्रॉटिंग एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग जो है फ्लूइड मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, फ्लूइड मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं, किसमें, क्रैक्स में। जैसे मान के चलो हमारा दीवार पे कोई तरह का क्रैक हो गया, तो इसमें हम लोग जो है फ्लूइड मटेरियल इंजेक्ट करेंगे, उसको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और वाइड्स इन कंक्रीट टू इनहेंस स्ट्रेंथ एंड वाटर प्रूफिंग, उसमें हम लोग जो है वाइड्स में या क्रैक्स में जो है फ्लूइड मटेरियल जैसे कि सीमेंट हो गया, इपॉक्सी हो गया, केमिकल मिक्सचर हो गया, ये सब चीज डालते हैं ताकि हमारा स्ट्रेंथ बना रहे और वाटर प्रूफिंग से देखने को मिले। वाटर प्रूफिंग मतलब पानी से बचाव देखने को मिले। बात समझ गए? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रॉटिंग हमारा जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, रिपेयरिंग डैमेज स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर हमारा डैमेज हो चुका है उसको रिपेयरिंग करने के लिए ग्रॉटिंग इस्तेमाल किया जाता है, या फिर फाउंडेशंस में या फिर टनल्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा क्या है, फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट। फाइननेस मॉडुलस क्या होता है एग्रीगेट में, आइए समझते हैं। फाइननेस मॉडुलस एक तरह का न्यूमेरिकल इंडेक्स है जो कि रिप्रेजेंट क्या होता है, कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट। क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, किस चीज़ का एग्जाम होने वाला है इसके बाद। ठीक, तो फाइननेस मॉडुलस एक तरह का न्यूमेरिकल इंडेक्स है जो क्या बताता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, किस चीज़ का, तो एग्रीगेट का। अगला क्या है, इट इज कैलकुलेटेड बाय समिंग क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ रिटेन्ड एग्रीगेट्स और स्टैंडर्ड सीव सीरीज बाय डिवाइडिंग बाय 100। ठीक, तो ये निकालने का भी फॉर्मूला हो गया। एफएम क्या डिटरमाइन करता है, फाइननेस मॉडुलस वर्केबिलिटी बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, मिक्स प्रोपोर्शन बताता है, किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। अगला हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, हाइड्रेशन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। सीमेंट और वाटर के बीच का जो केमिकल रिएक्शन है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है, केमिकल रिएक्शन है किसके बीच में, सीमेंट और वाटर के बीच में, दैट फॉर्म्स बाइंडिंग कंपाउंड्स लाइक, जो कि सी एस एच जेल बनाता है, जो प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है किसको, कॉन्क्रीट को। ठीक ना। मेजर हाइड्रेशन रिएक्शन इंक्लूड, हाइड्रेशन रिएक्शन में हमारा मेन रिएक्शन क्या है, C3SH2O के साथ रिएक्ट करेगा, CSH जेल देगा, CaOH ट्वाइस बाय प्रोडक्ट निकलेगा। इससे हमारा क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ तय होता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए हमारा क्या होता है, C2S जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ, CSH जेल देता है और लेस मात्रा में CaOH ट्वाइस देता है। प्रॉपर क्यूरिंग इंश्योर्स कंप्लीट हाइड्रेशन एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन। ठीक है, आपको क्या करना है, समय समय पानी पटाते रहना है, यानी कि प्रॉपर क्यूरिंग करना है, जिससे आपका क्या हो सके, कंप्लीट हाइड्रेशन हो सके और मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर सके। बल्किंग ऑफ सैंड। सैंड बल्किंग हमारा क्या है, बल्किंग ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड। सैंड के अंदर जो है मॉइस्चर प्रेजेंस होने की वजह से आपका बल्किंग होता है, कॉजिंग एन इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलता है। बल्किंग किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड। सैंड के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलता है। फाइन सैंड शोज मोर बल्किंग देन कोर्स सैंड। फाइन सैंड जो है ज्यादा बल्किंग शो करता है कोर्स सैंड के तुलना में। इट अफेक्ट्स मिक्स प्रोपोर्शनिंग लीडिंग टू इनएक्यूरेट बैचिंग। इसके वजह से आपका जो है मिक्स प्रोपोर्शनिंग पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है, अगर सैंड आपका बल्क है, बल्क सैंड मतलब भीगा हुआ सैंड है, ठीक है, तो उसके वजह से आपका जो मिक्स प्रोपोर्शन में बहुत असर पड़ता है।
इसके वजह से इनएक्यूरेट बैचिंग होता है। मिक्स प्रोपोर्शन हमारा क्या हो गया, हमारा जो है बालू का मात्रा कितना होगा, मिट्टी की मात्रा कितना होगा। अब बालू में पानी मिला हुआ है तो उसका तो मात्रा ही चेंज होगी। चलिए, ए फील्ड टेस्ट यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर डिटरमाइंस द बल्किंग परसेंटेज। फील्ड टेस्ट जो है एक तरह का फील्ड टेस्ट हम लोग करते हैं, क्या क्या मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह फील्ड टेस्ट होता है जिससे हम लोग क्या पता करते हैं, बल्किंग परसेंटेज पता करते हैं। अगला हमारा क्या है, पॉलीमर कंक्रीट। पॉलीमर कंक्रीट हमारा क्या होता है, चलिए देखिए, ये हमारा नया तरह का कंक्रीट है, ठीक ना। तो ये हमारा एक तरह का मॉडिफाइड कंक्रीट है जहाँ पे सीमेंट को रिप्लेस किया गया किससे, पॉलीमर रेजिन से, ठीक, जैसे कि इपॉक्सी, पॉलिस्टर, आर्कलिक, ठीक। तो हमारा मॉडिफाइड कंक्रीट है। पॉलीमर कंक्रीट क्या है, एक तरह का मॉडिफाइड कंक्रीट है जिसमें सीमेंट को रिप्लेस किया गया है पॉलीमर से, जैसे कि कौन कौन सा पॉलीमर, पॉलीमर रेजिन, इपॉक्सी हो गया, पॉलिस्टर हो गया, आर्कलिक हो गया, ठीक है। इससे हमारा फायदा क्या होता है, पॉलीमर कंक्रीट से सीमेंट को पॉलीमर से रिप्लेस करने से क्या फायदा होता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, केमिकल रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, परमिएबिलिटी घट जाता है, ठीक है। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, प्रीकास्ट पैनल में इस्तेमाल किया जाता है, वाटर प्रूफिंग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा आता है स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट हमारा क्या है सर, स्लम टेस्ट कंडक्ट किया जाता है किस पे, टू मेजर द वर्केबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। वर्केबिलिटी और फ्रेश कंक्रीट का कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमारा जो है स्लम टेस्ट किया जाता है, सॉरी मेंटेन नहीं, वर्केबिलिटी और फ्रेश कंक्रीट का कंसिस्टेंसी कंडक्ट करने के लिए स्लम टेस्ट किया जाता है, ठीक। कभी कभी बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, समझिए। प्रोसीजर इसका क्या क्या है स्लम टेस्ट का, सबसे पहला हम लोग जो है कि स्टैंडर्ड मेटल कोन लेते हैं जो कि जिसमें हम लोग कंक्रीट डालते हैं, और ये कंक्रीट हम लोग 3 लेयर में डालते हैं, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। कंक्रीट हम लोग जो है स्लम टेस्ट के लिए 3 लेयर में डालेंगे, ठीक है। हमारा जितना भी कंक्रीट टेस्ट करना है उसको बराबर जो है 3 हिस्सा में बांट लेंगे, यानी कि 1/3 1/3 और 1/3, 3 हिस्सा में बराबर बांट लिए। उसमें से एक हिस्सा डालेंगे, एक हिस्सा डालने के बाद क्या करेंगे, कंपैक्ट करते हैं, ठीक है। एक हमारा जो रॉड जैसा होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं, ताकि और उसके बाद कोन को रिमूव कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो एक हिस्सा डालेंगे, कंपैक्ट करेंगे, फिर एक हिस्सा डालेंगे, फिर कंपैक्ट करेंगे, फिर एक हिस्सा डालेंगे, फिर कंपैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है कोन को हटा लेते हैं, कोन को क्या करते हैं, हटा लेते हैं, और क्या करते हैं, मेजर द वर्टिकल सेटलमेंट। फिर हम लोग देखते हैं जो स्लम बना है कंक्रीट का, उसमें कितना वर्टिकल सेटलमेंट हुआ वो हम लोग नापते हैं, ठीक ना। टाइप्स ऑफ स्लम्प, हमारा जो है स्लम्प 3 तरह का होता है, कौन कौन सा होता है, पहला हमारा होता है ट्रू स्लम्प। ट्रू स्लम्प कब कहा जाता है, अगर गुड वर्केबिलिटी देखने को मिला, ठीक है, तो उससे हमको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू स्लम्प कहेंगे। दूसरा हमारा होता है सियर स्लम्प। सियर स्लम्प कब हो गया, पुअर कोहेसन, मतलब मटेरियल आपस में नहीं चिपक रहा है। और सबसे खराब होता है कोलैप्स स्लम्प, यानी कि एक्सेसिव वाटर, उसमें पानी बहुत ज्यादा है, आप मिट्टी, सॉरी, आपका कंक्रीट जो है पूरा का पूरा जमीन पे बह गया। स्लम टेस्ट तो जनरली आपको कॉलेज में किए होंगे, हर जगह स्लम टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होता है, कंक्रीट हमारा जो है जमीन पे बह गया, वो हो गया क्या, कोलैप्स स्लम। चलिए, तो हमारा यहाँ पे आके समाप्त होता है वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगला सब्जेक्ट कौन सा है आपका। आई होप कि आप जो है हमारा सारा वीडियो देखेंगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कीजिए, डाउट पूछ सकते हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में।